साथियों नमस्कार। आज हम लोग बहुत दिनों बाद जन जुड़ाव के पेज पर लाइव हैं और हमारा विषय है कि जो कोविड-19 को लेकर के पूरा देश क्या पूरा विश्व ही इस समय चिंतित है और उस पर चिंतन करने के लिए या उस पे बातचीत करने के लिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूकता का संदेश पहुँचा सकें। कोविड को लेकर के बहुत सारी अलग-अलग तरीके की जो चर्चा हो रही है लोगों के बीच में, उनका जो कन्फ्यूजन है वो हम विशेषज्ञों के माध्यम से अगर हम लोगों तक थोड़ा भी पहुंचा सकते हैं तो हमारा एक योगदान महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज एक लाइव कार्यक्रम करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें हमारे साथ डॉक्टर उत्सव राज जी हैं जो एम्स में सीनियर क्या है रेसिडेंट डिपार्टमेंट में डॉक्टर हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं और काफ़ी सारे एनजीओज और शैक्षिक जगत से भी जुड़े हुए हैं जिसमें हेल्थ सीनियर सिटीजन को लेकर के भी काम कर रहे हैं। उनके साथ भी वो उनका जुड़ाव है और एमडी हैं बेंगलोर से इन्होंने एमडी का डिग्री लिया हुआ है। हमारे साथ में डॉक्टर हर्षिता मेहता जी हैं जो बीएचएमएस हैं और स्वयं का प्रैक्टिस करती हैं और इनका भी शैक्षिक क्षेत्र में बहुत सारा योगदान है, बहुत सारे जगह पे जाती हैं और मदद करती हैं लोगों का, तो हम उनका भी व्यू सुनेंगे। हमारे साथ में एमएसकेपीपी एक संस्था है बिलासपुर में, उसकी अध्यक्ष हैं हेमलता साहू जी और महिला पतंजलि योग की वो पदाधिकारी भी हैं, तो योग से भी जुड़ी हुई हैं, तो हम उनके बारे में योग के बारे में भी थोड़ा जानेंगे कि योग के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं। तो अलग-अलग तरीके के विशेषज्ञों के बीच में बात करने का मेरा यही था कि एलोपैथिक पे क्या किया जा सकता है, होम्योपैथिक पे क्या किया जा सकता है और योग के माध्यम से किस तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, खास करके कोविड के दौरान। और कोविड पे जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण बात है, जो अलग-अलग तरीके से व्यू आ रहा है लोगों का, लोग बहुत सारे भ्रांतियाँ भी हैं, टीकाकरण को लेकर के बहुत सारा भ्रांति है, तो मैं उत्सव जी से भी चाहूँगा कि वो इस पे क्लियर करेंगे। अभी जो इंडिया का आज का सिनेरियो है, जो स्टेटस है, उसमें 3,11,170 नए केस आए हैं, जिसमें 3,62,437 जो है वो डिस्चार्ज हुए हैं, ये करंट जो है, और टोटल जो है वो 2,46,84,077 केस अभी तक हुए हैं और जिसमें डिस्चार्ज जो है 2,07,95,335 केस जो डिस्चार्ज हो चुके हैं। डेथ रेट जो पूरे भारत का है वो 2,70,284 है और एक्टिव केसेस अभी 36,18,458 है। टोटल वैक्सीनेशन 18,22,20,164 है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो 14 तारीख तक का आंकड़ा है उसमें अभी हम लोग 12% पे हैं, जो डाउन धीरे धीरे बहुत तेजी से डाउन हो रहा है। अभी 3-4 दिन पहले 19% था, फिर 12% पे अभी आया है और शायद लॉकडाउन इसीलिए 17 तारीख के बाद थोड़ा थोड़ा खोला जा रहा है। तो वैसे तो बढ़ा दिए हैं 21 तारीख तक, लेकिन थोड़ा खोला जा रहा है। सैंपल जांच जो है वो 14 तारीख का जो है वो 63,094 केस का हुआ है, जिसमें 7,554 पॉजिटिव केस मिले थे और 14 मई का जो टीकाकरण है 18 से 44 वर्ष तक का, उसमें 3,99,262 लोगों का हो चुका है। तो इस तरीके का एक आंकड़ा है और ये तो सरकारी आंकड़े हैं, हकीकत हम लोग भी देख रहे हैं। बहुत सारे जगह पे लोग वैक्सीनेशन के लिए जाने से भी डर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। कोविड को समझने का कोशिश करेंगे, कितना क्या प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए बचाव के लिए, इन सारे चीज़ों पे बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर उत्सव राज जी से इस संदर्भ में बातचीत करना चाहूँगा कि थोड़ा सा संक्षेप में कोविड के बारे में क्या है और किस तरीके से प्रिकॉशन लेना चाहिए, किस तरीके से ध्यान देना चाहिए जिनको नहीं हुआ है उनको और जिनको कोविड हो गया है उनको, और सुरक्षा में क्या क्या होना चाहिए, तो उस पर थोड़ा चर्चा। और इस जब कोई पॉजिटिव हो गया है तो उस दौरान वो किस तरीके से थोड़ा सुरक्षा का उपाय करे या किस तरीके का इलाज करे, किस तरीके से डॉक्टर से कंसल्ट करे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं उत्सव राज जी से चाहूँगा। उत्सव राज जी, आपका स्वागत है हमारे लाइव कार्यक्रम में। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद ये मुझे मौका देने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए। सभी जो लोग उपस्थित हैं सबको मेरा नमस्कार, और जो लोग भी हमको जो भी सुन सकते हैं, जो भी सुन रहे हैं, उनके जो हम तो एक आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही देंगे सबके बारे में,
बाकी जो लोग सुन रहे हैं, अगर उनको कोई भी वो प्रश्न है तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले थोड़ी बहुत बीमारी के बारे में बात करेंगे, फिर वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, 2019 में पहली बार चाइना से हमको ये मिला, ये सबको पता है, क्योंकि चाइना चाइना करते करते सबको पता चल गया कि ठीक है। सार्स को वायरस क्या है कि एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। मोस्टली जो है वो छाती में रहता है और छाती से ही दूसरे आदमी पे फैलता है। तो कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज जब होता है तो वो ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है। क्या होता है कि जो सांस में जो वो रहती है, वो उससे वो वायरस बाहर निकलता है, और जब वो दूसरा आदमी उसको इनहेल कर लेता है, मतलब ये कि कॉमन भाषा में वो सूंघ लेता है, तो वो उसके नाकों से जाकर उसके लंग्स में चला जाता है, वहां पे उसका ग्रोथ होता है। तो क्यों? क्योंकि ये नाक से जाता है। तो सबसे बड़ी जो पहले दिन से जो हम कह रहे हैं कि मास्क पहनिए और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। अगर हम मास्क पहन रहे हैं और डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं तो क्या होगा कि वो जो वायरस है वो आपके नाक में नहीं घुसेगा। एक तो डिस्टेंस, क्योंकि जब भी कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है या ड्रॉपलेट जब जाता है किसी के नॉर्मल बोलने से, बात करने से, छींकने से, तो उसकी एक रेंज होती है। तो आपने भी देखा होगा कि कभी कितना भी कस के आप छींक लीजिए, ये नहीं है कि इस कमरे से 10 कोस दूर जाके गिरेगा, उसको गिरने का एक रेंज रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि 2 गज दूरी है ज़रूरी। क्यों? क्योंकि जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है जिससे वो इन्फेक्शन फैलता है, वो 2 फीट से ज़्यादा की दूरी पे नहीं जाता है। तो जब डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जगह हम डिस्टेंस की बात नहीं कर सकते। अगर हम ऑफिस में कहें तो इतने बड़े-बड़े ऑफिसेज़ नहीं है, इतने बड़े-बड़े हमारे वर्क प्लेस नहीं है कि हम 2-2 फीट की दूरी लोगों से मेंटेन करें। उस परिप्रेक्ष्य में क्या करते हैं कि हम दोनों लोग मास्क पहनते हैं। जो सफ़र कर रहा है वो भी, मान लीजिए कि जिसको अगर उसके अंदर वायरस है, वो भी मास्क पहना है, और जो स्वस्थ आदमी है वो भी अगर मास्क पहना है, तो दोनों अगर मास्क पहने हुए हैं, तो अगर ये छींकता है तो मास्क उसको कवर कर देगा। मान लीजिए कि इसके मास्क से थोड़ा बहुत लीक भी हो जाता है, तो जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर मास्क पहना हुआ है, तो ये वायरस उनके शरीर में घुस नहीं पाएगा। ये एक प्रोटेक्शनल कवर होगा। मास्क पहनने का भी एक नियम है। मास्क करने का, मान लीजिए कि इसके मास्क से थोड़ा, अगर वो मास्क भी अगर पहन रहा है, मास्क भी अगर मुँह नाक नहीं ढका है, तो कोई मतलब नहीं होता है। आज भी अगर आप देख रहे होंगे कि लोग मास्क तो निकाल लेते हैं पुलिस के डर से, मगर वो गले में लटका रहता है, तो गले में लटकने से कुछ नहीं होता है। वो नाक ऐसा होना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा नाक और मुँह दोनों का दोनों कवर्ड रहे और उसमें डायरेक्ट ना आ सके। तो ये तो बीमारी के बारे में हो गया। ये बीमारी क्या होता है कि जब भी आपको अगर किसी के संपर्क में आते हैं, तो 5 से 7 दिन में आपको लक्षण दिखने लग जाते हैं। कभी-कभी 2 या 3 दिन में भी दिखते हैं, मगर एवरेज में 5 से 7 दिन में आपको लक्षण दिखते हैं, और मैक्सिमम जो लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड हम कहते हैं वो 14 दिन तक रहता है। तो 14 दिन तक अगर आप संपर्क में किसी से आए हैं, तो आपको चांसेस हैं कि आपको हो सकता है। तो पहले तो हम कोशिश करेंगे कि हम किसी के संपर्क में ना आए। अगर हम संपर्क में आ भी जाते हैं, तो हम अपने सिम्पटम्स को वो करेंगे, हम सिम्पटम्स को ऑब्ज़र्व करेंगे कि हम, तो हमको बुखार तो नहीं आ रहा है, मेरे को साँस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, या जो भी लक्षण है, स्मेल नहीं आ रहा है या बॉडी पेन हो रहा है, तो इन सिम्पटम्स को हम देखेंगे। सबसे एक ज़रूरी बात यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी के संपर्क में आते हैं और वो आपको दूसरे दिन कॉल करके बोलता है कि मैं तो पॉजिटिव आ गया, या आपके संपर्क में जो आपके साथ ही रह रहे हैं वो भी पॉजिटिव है, तो आप एकदम तुरंत जाके उसी समय टेस्ट नहीं कराना होता है। अगर आप उसी समय जाके टेस्ट कराते हैं तो एक आपको फॉल्स सिक्योरिटी हो जाती है। उस समय तो आप नेगेटिव आ गए, और जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो टाइम होता है इन्फेक्शन को आपके बॉडी में डेवलप करने के लिए, उसका एक 5 से 7 दिन का रेंज होता है। तो अगर आप किसी व्यक्ति से संपर्क में आ जाते हैं जो पॉजिटिव आ जाता है, और आपको लगता है कि मैंने बिना मास्क से मिला था या मास्क में कोई त्रुटि हो गई होगी, तो आप 5वें या 7वें दिन पे जाके टेस्ट कराएँ। अगर आप 5वें-7वें दिन तक जाके टेस्ट कराएँगे तो जो रिपोर्ट आएगा वो सही होगा। वो एक रिलायबल सोर्स होगा कि हाँ, अब आप श्योर हो सकते हैं कि हाँ भाई, अब मैंने 5 से 7 दिन के बाद टेस्ट कराया है, तो अब मेरे को होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप पहले दिन जाके करा लेंगे तो नेगेटिव आ जाता है, फिर लोग खुश हो जाते हैं कि अरे अब मेरे को नहीं होगा। और वो एक गलत है, आपको 5वें-7वें दिन में ही जाके टेस्ट कराना है। उसके बाद अगर आप, सरकार समय-समय पे गाइडलाइन जारी करते रहती है कि अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं और आपको, क्योंकि 80 से 85% लोग जो हैं वो माइ एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या माइल्ड सिम्पटम्स होते हैं, जिनको बेसिक पैरासिटामोल और मल्टीविटामिन, और अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो
एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। व्यक्तियों को हम होम आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में कुछ नहीं है, छत्तीसगढ़ का अपना एक ऐप भी है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ कर सकते हैं, उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहती है, उनका टेम्परेचर, सैचुरेशन और एडवाइस देती रहती है। जो लोग इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए एक लीफलेट पैम्पलेट होता है, जो हर जगह से है और नगर पालिका वाले आके आपको देते भी हैं। उन केसों में क्या करना है कि जब आप माइल्ड सिम्प्टोमेटिक हैं, तो आपको घर पे रहना है। एक ऐसे कमरे में रहना है जिसमें बाकी लोगों का आना-जाना कम से कम हो। अगर पॉसिबल हो तो एक ऐसा रूम हो जहाँ पे आपका लैट्रिन बाथरूम जो हो वो अटैच्ड हो, कि ताकि कोई बाहर का आदमी उसमें ना आ सके, और वो वेंटिलेटेड हो। वेंटिलेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जब वायरस एक्सक्रीट कर रहे हैं तो बाहर से डाइल्यूट होना चाहिए, क्योंकि अगर रूम में वो वायरस रहेगा तो वो दूसरे लोगों को भी फैलने के चांसेस होती है। इसीलिए एक वेल वेंटिलेटेड रूम में आप अपने आप को आइसोलेट रखें। जो व्यक्ति आपको खाना देने आता है, वो आदमी मास्क पहन के आए, और जब वो व्यक्ति आपको खाना देने आ रहा है, तब उस समय आप भी मास्क पहने और उससे खाना ले लें, और वो खाना रख के चला जाए और आप उसको खाएँ, और कोशिश करें कि अपना बर्तन अलग ही अलग रखें। और जैसा कि फ़ीवर अगर आता है तो पैरासिटामोल ले सकते हैं। जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो एक प्रोटोकॉल में आपको, जैसे ही आप पॉज़िटिव आते हैं नगर पालिका से, नहीं तो जो भी आप डॉक्टर से लेते हैं, वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दे देता है। यहाँ सबसे बड़ी बात है इंडियन पर्सपेक्टिव में, जो लोग भी सुन रहे हैं, क्योंकि जो स्कार्सिटी हो जाती है, लोग व्हाट्सएप पे बड़ा ध्यान देते हैं कि हाँ, ये दवाई खा लो, डेक्सामेथासोन खा लो, जो नया ड्रग आता है अभी, जो रेमडेसिविर ले लो, ऑक्सीजन, सबको ज़रूरत नहीं होती है। तो जब तक ज़रूरत नहीं होती तब तक एक्स्ट्रा मेडिकेशन खाने की ज़रूरत नहीं है। कोई ना कोई डॉक्टर से रेगुलर सलाह लेते रहें, कोई भी हो सकता है, वो आपके घर के आस-पास हो, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हो, या सरकारी हेल्पलाइन नंबर पे हो, कहीं से ले सकते हैं। अननेसेसरी आपको बोलेगा, अरे मेरे यहाँ हमारे कॉमन है कि अरे फूफा जी को हो गया था तो फूफा जी ने ये दवाई खाई तो ठीक हो गया, तो आप भी ये खा लीजिए। तो वो ऐसा नहीं होता है, हर व्यक्ति के लिए दवाई अलग-अलग होती है। प्लस कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन है कि जैसे ही कोविड होता है, वो अपने क्रॉनिक डिसीज़ेज़ की दवाइयाँ बंद कर देते हैं। वो कभी भी नहीं करते। अगर आप बीपी, शुगर की दवाइयाँ पहले से खा रहे हैं, तो अपनी बीपी, शुगर की दवाई आपको खाते रहना है। जब आप होम आइसोलेशन में हैं, तो घबराने की बात नहीं है। जब आपको अपने आप को सिम्पटम्स मॉनिटर करते रहना है। अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है, तो अपना सैचुरेशन नापते रहें। अगर सैचुरेशन 95 से कम आता है, 95 से कम आता है, तो आप संपर्क कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे, कि आपको कोई ना कोई हॉस्पिटल या जो ट्रीटिंग डॉक्टर, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं कि हमको अब हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो 95 से नीचे में कोई घबराने की बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि 95 से नीचे आपको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ेगा। वो आदमी बॉडी आराम से रिलीव कर लेता है। अननेसेसरीली पैनिक नहीं होना है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप होम आइसोलेशन में हैं, तो नियम का पालन करें। कम से कम 14 दिन अपने कमरे में रहें, किसी और से ना मिलें। क्योंकि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो हम कहते हैं ना कि ब्रेक द चेन, हमको चेन तोड़ना है। अगर हमको चेन तोड़ना है तो हमको खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, आए दिन हम करते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। उनको छोड़ दीजिए, वो आप सरकार के लिए नहीं कर सकते। आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तो आप पूरा करेंगे ना, वो तो आपके हाथ में है। तो अगर आप एक बार पॉजिटिव आ जाते हैं, या आप किसी पॉजिटिव के संपर्क में आ जाते हैं, तो कम से कम 7 से 10 दिन अपने आप को आइसोलेट रखिए, ताकि आप किसी दूसरे आदमी को ना फैला सकें। जो मेडिसिन हैं वो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक वालों को सिर्फ और सिर्फ पैरासिटामोल खाना है, और अगर कफ वगैरह है तो कफ सिरप देना है। सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तो हम एंटीबायोटिक देते हैं। अभी छत्तीसगढ़ शासन ने जितने लोग पॉजिटिव आते हैं उनको आइवरमेक्टिन 12 mg 3 से 5 दिन के लिए दिया है। और अगर 5वें दिन के बाद भी पैरासिटामोल से फीवर नहीं जाता है, तब नेलप्रोक्सोन या डेक्सामेथासोन की गोली देने की एडवाइस दी जाती है। जो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, किसी डॉक्टर के एडवाइस में ही करें। तो ये है बेसिक जो हमको रखना है। और अभी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमको ये भी ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा कोशिश करें हम बाहर ना जाएं, भीड़-भाड़ इलाका में ना जाएं। जब भी जहाँ ज़रूरत हो, हम डिस्टेंस मेंटेन कर रखें, और मास्क हमेशा और हमेशा लगाए रखें। जब बाहर से आएँ तो हम हाथ धो लें। तो ये सब बातें तो मतलब क्या पिछले 2 सालों से एक ही चीज़ चलता आ रहा है, तो मगर उसको हमको भूलना नहीं है। जहाँ तक कि जो सेकंड वेव आई है,
वो कहीं न कहीं हम बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हो गए थे या हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, जिसको हम कहते हैं पैंडेमिक फैटिकेबिलिटी, कि हम पहले बहुत नियम को बहुत अच्छे से पालन कर रहे थे, मगर क्योंकि ये बहुत लंबा समय हो गया, तो हमने अपनी गार्ड कम कर दी, केसेस कम हो गए, तो हम बहुत रिलैक्स हो गए कि नहीं अब तो नहीं होगा। ये नहीं करना है। और अगर आज छत्तीसगढ़ में, जैसा सर ने आज स्टार्टिंग बताया, कि केसेस कम हो रहे हैं और बहुत ड्रास्टिकली कम नहीं हो रहे हैं, अभी भी खतरा बना हुआ है, तो अभी भी हमको अपना गार्ड कमजोर नहीं करना है, अभी भी हमको उसमें लड़ाई तो बेसिक है। देखिए, पहले दिन से जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जितने भी आप न्यूज़पेपर पढ़ लें, जो भी रिसर्च पढ़ लें, जो डे वन से बेसिक कॉन्सेप्ट था, मास्क, डिस्टेंस और सैनिटाइजेशन, ये तीन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो आज भी वही है। हम क्या करते हैं, जगह को साफ कर लेते हैं, दवाई सैनिटाइजर छूट के कहीं बैठते नहीं, मास्क नीचे कर लेते हैं। तो वो जगह की सफाई से कुछ नहीं होगा। मास्क को हमेशा अच्छे से, जब भी आप पब्लिक प्लेस में हैं, आपको मास्क लगाना है। तो ये तो कोविड के लक्षण थे। कोविड के सबसे जो कॉमन लक्षण से, वो फीवर आता है आपको। फीवर आने से पहले आपको, जो हर वायरल फीवर में होता है, कि आपको थोड़ी बहुत कमजोरी लगती है, थकान लगता है, पूरे बॉडी में पेन होता है। उसके बाद तो ड्राई कॉफ होता है। फिर आपको स्मेल चला जाएगा, लॉस ऑफ टेस्ट जाएगा। लगभग हर वायरल इन्फेक्शन के साथ ही ऐसा ही होता है। उसके बाद आजकल जो नए सिम्टम्स हैं, वो कुछ लोगों को सर में दर्द हो रहा है, बैक पेन की शिकायत हो रही है, और यहाँ तक कि क्योंकि गर्मी का सीजन है, लूज मोशन भी अगर किसी को हो रहा है, अगर 3 से 4 टाइम डायरिया हो, तो वो भी सस्पेक्टेड केस ऑफ कोविड में हो सकता है। ये सारे लक्षण दिखने पे, या आप किसी पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए हैं, तो आप इसमें जल्द से जल्द टेस्ट करा लें। कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ कॉमन होती है, कि कहते हैं, अरे आज तो मैंने फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया, कल उसने आइसक्रीम दिया, उसने मेरे को कोल्ड ड्रिंक खिलाई, इसके चलते मेरे गले में खराश होता है। ऐसा नहीं है। अगर गले में खराश है, बुखार है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप टेस्ट कराएं। ये एज्यूम ना कर लें कि मैंने वो खाया था इसलिए हो गया। वो अभी का टाइम नहीं है। मे बी एक बार पेंडेमिक चला जाए तो जैसा चलता आ रहा वैसा चला। और आज के पेंडेमिक के टाइम में अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण आता है, तो आप टेस्ट करा लें। और जहाँ तक बात वैक्सीनेशन की है, अगर आपको वैक्सीन, जैसे सरकार का नियम आया था कि पहले 45 प्लस वालों को लगा रहे थे, अब 18 से 45 44 साल वालों को भी लगा रहे हैं। तो जो छत्तीसगढ़ का एक गाना आया है, कि जब आपकी बारी आए तो आप वैक्सीन जरूर लगाएं। वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन एक प्रकार का इम्यून बूस्टर है, जो हम हल्दी और ये खा खा के बूस्ट कर रहे हैं, वैसा एक इम्यून बूस्टर है, कि अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपकी सीवियरिटी कम हो। कोविड वैक्सीनेशन ये नहीं गारंटी देता है, आपने एक बार लगा लिया तो आपको कोविड नहीं होगा। ये मिसकंसेप्शन नहीं है कि अब तो मेरे को क्या जरूरत है मास्क लगाने के, मैं वैक्सीनेटेड हो गया। वो तभी होगा, जैसे अमेरिका में देख रहे होंगे आप लोग, अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, कि अगर आप 50 से 60% की पॉपुलेशन जो है हमारे देश की, अगर वो वैक्सीनेटेड हो जाती है, तब हम ओपन स्पेस में मास्क नीचे कर सकते हैं। उसके पहले नहीं हो सकते। जैसा सर ने बताया, छत्तीसगढ़ में अभी भी 12% वैक्सीनेशन हुआ है, तो 12 और 60 में अभी 5 गुना का अंतर है। तो जब तक ये 60% नहीं होता है, तब तक हमको मास्क लगाए रखना है। और वैक्सीन के केंद्र पे जाते हैं, वैक्सीन एकदम ही सेफ है। अगर 20 करोड़ भारतीयों को लगा है, तो कुछ माइनर साइड इफेक्ट के अलावा कुछ नहीं होता है। वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ा-सा फीवर आता है, क्योंकि वो इम्यून रिस्पॉन्स है आपको, क्योंकि वायरस क्या है, वैक्सीन क्या है, जो वायरस इन्फेक्शन करता है उसी का कमजोर हिस्सा है, उसी को जिसको शील्ड कहते हैं या लाइफ एटेन्यूएटेड कहती है, उसका एक सब एटॉमिक पार्ट है, जो आपके बॉडी में जाता है। बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडीज बनाता है, ताकि जब आपको दोबारा कभी इन्फेक्शन हो, तो वो बॉडी में जो एंटीबॉडीज है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे और आपको इन्फेक्शन ज़्यादा ना हो। ये वैक्सीन कहीं नहीं कहता है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन होगा, पर इन्फेक्शन की सीवियरिटी कम से कम होगी। वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं तो वहां पे भी दूरी बनाए रखें। मैक्सिमम वैक्सीनेशन सेंटर्स पे दूरी बनाने की कोशिश की जाती है, मगर कभी-कभी लोग का पेशेंस खत्म हो जाता है, तो वो डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पाते हैं। तो उम्मीद है, या सबसे रिक्वेस्ट है, कि वहाँ जब भी आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएँ, तो वहाँ पे आप अपना डिस्टेंस मेंटेन करे रखें और मास्क लगाए रखें। अभी 18 से 44 वर्षों के लिए जो वैक्सीनेशन हो रही है, वो लिमिटेड जगहों पे हो रही है। अगर आप 18 से 44 वर्ष में हैं और आपके सेंटर में अगर आपका नाम आया है, तो आप जाके वैक्सीनेशन लगवा लें।
45 से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन हर जगह उपलब्ध है, तो जो लोग आज के डेट में नहीं लगाए हैं, वो लगवा लें। अभी हाँ, 2 दिन पहले सरकार की नई गाइडलाइंस है ये कि जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगाई है, वो अपना दूसरा डोज लगभग 85 दिन के बाद लगाएँगे। पहले ये 42 दिन था, अभी उसको बढ़ा के सरकार ने 85 दिन कर दिया है। तो अगर आपने पहली डोज कोविशील्ड की लगाई है, तो आप 45 दिन अब 85 दिन के बाद ही जाएँ। पर अगर आपने कोवैक्सीन लगाया है, तो अभी भी सेकंड डोज के लिए 28 दिन के बाद जाएँ। वैक्सीन लगाने के पास आपको हल्का-सा बुखार होगा, थोड़ा-सा बदन में दर्द होगा और जहाँ इंजेक्शन लगा है वहाँ पे आपको दर्द होगा और मे बी उस हाथ में थोड़ा-सा भारीपन आएगा। इसके अलावा कोई भी और साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने वैक्सीन लगाया है और वैक्सीन लगाने के 3 दिन के बाद भी अगर आपको बुखार आ रहा है, तो आप एक बार जाँच करा लीजिए, क्योंकि वैक्सीन रिलेटेड बुखार जो है वो 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है एवरेज में। तो अगर तीसरे दिन के बाद आपको बुखार हो रहा है, तो आप एक बार जाके सैंपलिंग करा लें। इस उम्मीद में ना रहें कि ये मे बी वैक्सीन रिलेटेड है, या आपने अपनी जो उस पे हेल्पलाइन नंबर दिया रहता है वैक्सीनेशन के बाद, उनको आप संपर्क करें। तो ये तो था एक थोड़ा बहुत अवेयरनेस। अभी हमारे यहाँ 2 ही वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो अभी फर्स्ट डोज लगा रहे हैं उनको कोवैक्सीन है, वो 28 दिन के बाद दूसरा डोज लगेगा। जो कोविशील्ड है, उसका पहले डोज के दूसरे डोज में 85 दिन का अंतर है। दोनों वैक्सीन सेफ है। अगर मेरे से आज के डेट में कोई ये पूछता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, दोनों ही सेफ हैं। दोनों ही की जो प्रोटेक्शन वैल्यू है वो ऑलमोस्ट बराबर है। साइड इफेक्ट भी दोनों के कम है। और अगर आपको बीपी, शुगर, कोई भी बीमारी है, फिर भी आप वैक्सीन लगा सकते हैं। आपको वैक्सीन लगाने के लिए जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, वो बहुत ही लिमिटेड है। अगर आपको किसी इंजेक्शन से पहले कोई एलर्जी हुआ है, तभी आपको मना किया जाता है लगाने के लिए। बाकी टाइम बीपी, शुगर, कैंसर, थायराइड की गोली ले रहे हों या कोई भी अन्य बीमारी में वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। दूसरा जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो है प्रेगनेंसी का और लैक्टेटिंग मदर्स का। प्रेगनेंसी में अभी सरकार ने बोला है कि आप लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप ऑफर करें, मगर क्योंकि स्टडीज नहीं है तो प्रेगनेंसी में अभी अवॉइड करना चाहिए। लैक्टेशन में अगर 6 महीने के लैक्टेटिंग मदर है, 6 महीने के बाद वाली लैक्टेटिंग मदर लगा सकते हैं, तो उनके ऊपर ऑप्शन दिया। ये तो थी थोड़ी बहुत ओवरऑल व्यू। अगर और कुछ किसी को पूछना हो तो एक दो दो सवाल था। एक था कि जो कोविड जिनको हुआ है, उनका जब पूरा मेडिसिन खत्म हो जाता है और ठीक हो जाते हैं, और उसके बाद एक वीकनेस टाइप का जो शिकायत है कि कमजोरी आ रहा है, उसके बाद भी काफी दिन तक कमजोरी रहता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? दूसरा, कुछ लोगों का जैसे तनाव में नींद नहीं आ रहा है, तो नींद के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरीके का प्रिकॉशन ले सकते हैं? ये 2 सवाल थे। हाँ, देखिए, पोस्ट रिकवरी जो वीकनेस है वो काफी लंबा रहता है। वो लगभग 15 दिन के आसपास सब लोग कंप्लेन करते हैं। तो उस समय अपन क्या कर सकते हैं कि पोस्ट रिकवरी में हमको अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कि किसी भी बीमारी के बाद बहुत सारा कैटाबॉलिज्म और जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, वो रीबिल्ड होने में टाइम लगता है। तो रीबिल्ड में जब भी रीबिल्डिंग की बात आती है, तो हमको हमेशा या ड्यूरिंग इन्फेक्शन या इन्फेक्शन के बाद हमको अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हम जितना ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट लेंगे, अंडे हो गए, दाल हो गए, जो वेजिटेरियन है वो दाल का सेवन बढ़ा दें। तो जितना ज़्यादा हम प्रोटीन का इंटेक लेते रहेंगे, उतना जल्दी हमको रिकवरी होगा। हम अपने डाइट में थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर सकते हैं कि अच्छा पहले हम 2 खाते थे, अब 3 खाते हैं। तो एक डाइट बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो आपको इम्प्रूवमेंट में मदद करेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि जो आपको मल्टीविटामिन हमने इन्फेक्शन के दौरान दी थी, वही इन्फेक्शन के बाद भी आपको खाते रहना है। और धीरे-धीरे आपको एक्सरसाइज़ वगैरह जो आप करते आए हैं, तो आपका वो रीगेन हो जाएगा। ऐसा कोई रामबाण नहीं है कि हमने आज दिया और आपकी वीकनेस चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मगर स्लोली-स्लोली अगर आप अपना डाइट और मल्टीविटामिन के सेवन जो कर रहे हैं, वो अगर करेंगे, तो मेबी वो जो वीकनेस है, वो जल्द से जल्द दूर हो जाएगा। दूसरी जो नींद नहीं आने की बीमारी है, तो नींद नहीं आने के लिए आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी कि आप, क्योंकि आदमी को वीकनेस ज़्यादा हो रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम से कम कर रहे हैं, तो उसके चलते एक बॉडी में थकान कम होता है, तो नींद कम आती है। तो वो नींद को आपको एक पैटर्न करना पड़ेगा कि आप दिन में कम से कम सोएं।
सोने से पहले, जिसको हम स्लीप हाइजीन कहते हैं, सोने से पहले हम अपना फ़ोन बंद कर दें, देख लें कि लाइट वगैरह कहीं से तो नहीं आ रही है, और डेली हम एक ही टाइम पे सोने को जाएँ। अगर आज रात को नींद नहीं आ रही है तो हमको 1-2 दिन तक उसी टाइम पे जाना है। चाय, कॉफ़ी जो है हम शाम की जगह जो हम रात को पीते हैं उसको हम थोड़ा और पहले करें। अगर रात को ज़्यादा बाथरूम वगैरह के चलते आपकी नींद खुल जाती है तो आपको पानी कम पीना है। और अगर इन सब के बावजूद भी अगर आपको नींद नहीं आ रही है, तो हम एंटीसाइकोटिक मेडिसिन या एंटीस्लीप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और पहले चेंजेस जो हमको है वो अपने लाइफ़स्टाइल में करना है। बहुत टाइम ऐसा क्या होता है कि हम दिन में ज़्यादा सोने लग जाते हैं। पोस्ट रिकवरी अगर हम काम पे नहीं जा रहे हैं या लॉकडाउन है तो हम क्या करते हैं कि वी टेंड टू स्लीप, ज़्यादातर हम दिन में सो जाते हैं तो रात को थोड़ी-सी नींद कम आती है। और अगर उसके बाद भी अगर मानसिक तनाव है, तो आप साइकियाट्रिस्ट से, जो निम्हांस का हेल्पलाइन नंबर है, उस पे भी कॉल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का भी हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से भी एक मनोरोग विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं, या किसी भी एक डॉक्टर से बात कर सकते हैं अगर मनोवैज्ञानिकली आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो। नहीं तो बाकी मैडम भी बताएँगी, थोड़ा बहुत योगा, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज से या घर में ही थोड़ा बहुत वॉकिंग करने से अच्छी नींद आ जाएगी। कोशिश करनी पड़ेगी 2-3 दिन में, अगर 2-3 दिन फिर भी नहीं आती है, तो यू आर ऑलवेज़ फ्री कि आप एक साइकियाट्रिक कंसल्टेशन ले लें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ओवर द काउंटर जाके आप दवाइयाँ ना लें कि फार्मासिस्ट को बोला कि नींद नहीं आ रही, उसने आपको दवा दिया, आपने 4-5 दिन लिया, 4-5 दिन क्या अच्छा लगा, आप कंटिन्यूअसली उसको लेते रह गए। वो कभी नहीं करना है क्योंकि उससे एक डिपेंडेंस सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। तो अगर 2 से 3 दिन में आपको नींद नहीं आ रही है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको 2-4 दिन के लिए दवाइयाँ एज़ रिक्वायर्ड आपके एज और आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब कर देगा। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत सारी जानकारी है। लाइव जो भी देख रहे हैं साथी, अगर कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, सर से हम बात करेंगे और वो उसके जवाब देंगे। अब हम लोग थोड़ा योग के बारे में, क्योंकि योग इस पार्ट में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान योग का रहा है, या योग को मान के चल भी रहे हैं। बहुत सारे लोग ये योग के भरोसे भी बैठे हैं कि हम योग करेंगे तो थोड़ा स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसे में हमारे बीच में हेमलता जी हैं, और अभी-अभी पतंजलि योग पीठ से आई भी है 1 महीने वहाँ पे अपना स्वास्थ्य ठीक करके। तो हेमलता जी से जानना चाहेंगे कि कोविड के दौरान किस-किस तरीके का योग करना चाहिए, क्योंकि आप लगातार मेडिटेशन और इस पे काउंसलिंग कर रही हैं, और कोविड पेशेंट के साथ भी कर रही हैं अलग-अलग जगहों पे। तो उसके बारे में जो भी जानकारी कि किस तरीके का योग करना चाहिए, किस टाइम करना चाहिए और क्या फ़ायदा हो सकता है किससे, उसके बारे में अगर थोड़ा विस्तार से बताएँगी तो मैं हेमलता जी को सुनना चाहूँगा। हेमलता जी। ओम सबको नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ। जी। अभी ये सबसे पहले तो ये है कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दिए। उन्होंने उनके विधि, सिम्पटम्स और उसका प्रिकॉशन कैसे रखेंगे, उन्होंने बताया है। जैसे हम एक बात करते हैं एलोपैथिक की, दूसरी बात करते हैं होम्योपैथिक की, और तीसरी बात करते हैं हम आयुर्वेद की, और चौथी बात करते हैं योग की। आज के डेट में अगर ऐसा देखा जाए, हम नीचे सबसे लास्ट में मैंने बोली योग को, तो ज्यादातर हमारा जो प्रतिशत है वो हम एलोपैथिक के ऊपर ज्यादा हमारे को है। किंतु जो हम योग जो लोग करते हैं वो ऐसा कहते हैं कि भाई जो योग करता है वो अपना इम्यूनिटी पावर को, अपना बॉडी को इतना स्ट्रांग रखता है कि उसको वायरस का संक्रमित होने में बहुत कम चांसेस रहते हैं। हालांकि आज के डेट में हम जो कोरोना का ये जो महामारी का त्रासदी का भार झेल रहे हैं, वो इसको छूटा नहीं लेना चाहिए। तो उसके लिए जैसे अभी वर्तमान में योग, आयुर्वेद और योग्य चिकित्सा, तो मैं थोड़ा सा योग के बारे में पहले बताना चाहूंगी कि जो लंग्स है, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे या सभी लोग बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं बूढ़े लोग। अभी अभी थोड़ा सा जनरेट मतलब यंग लोग को भी आ गया है, पर सबसे ज्यादा अगर बूढ़े लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि किसी का बुजुर्ग लोग, किसी का माने लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, किसी का किडनी में प्रॉब्लम है, किसी को
ब्लड प्रेशर है, किसी को आपका शुगर है, तो ऐसे लोग जो है ज्यादा उससे और ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो उसके लिए जो हम योग है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपने को पसीना वर्कआउट करना है, पसीना निकालना है, तो पसीना निकालने के सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कौन कौन सा योग हम करें जिससे हमारा लंग्स, किडनी और जो भी हमारा प्रभावित होता है उससे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, तो वो सारे सिस्टम कैसे हो। तो योग एक जो हम इसमें सबसे बड़ा बात कर रहे हैं वायु के घटक। वायरस जो हो रहा है, हम मास्क क्यों बांध रहे हैं, मास्क इसीलिए लगा रहे हैं कि जो वायरस है वो जो 1 मीटर की दूरी से अगर वो बोल रहे हैं उसका चैन जो है टूट जाता है, इसलिए सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी बॉडी की रिस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो उसके लिए जब वर्कआउट करते हैं तो सबसे पहले हम कई लोग जिम जाते हैं, तो हम यहाँ पर नेचुरल जो जिम है, जो हम यौगिक जॉगिंग बोलते हैं, यौगिक जॉगिंग के माध्यम से अगर 5 मिनट अगर व्यक्ति एज के हिसाब से, अगर कोई व्यक्ति एज में थोड़ा ज्यादा बुजुर्ग है वो धीरे धीरे करें, थोड़ा यंग है वो थोड़ा ज्यादा जोर से करें, बच्चे हैं तो उस तरह से लोग जो है उसको यौगिक जॉगिंग करते हैं। यौगिक जॉगिंग का भी अलग अलग स्टेप होता है और इस यौगिक जॉगिंग को 12 स्टेप बताया गया है। तो उस यौगिक जॉगिंग के माध्यम से हम एक तो करें। दूसरा है हर व्यक्ति के लिए सूर्य नमस्कार। तो जो सूर्य नमस्कार के 12 स्थिति है और उस 12 स्थिति में अगर हम करते हैं तो ये एक संपूर्ण व्यायाम का और योगासन कहलाता है। तो उसको अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर से अगर हम शारीरिक रूप से हम कमजोर हैं तो 6 बार करें और अन्यथा 12 बार तो अवश्य करें। 12 बार अगर आप 5 मिनट करते हैं तो आपके शरीर से बहुत पसीना निकलता है और जब पसीना निकलेगा तो आपका सारे जो ऑर्गन है वो आपके स्ट्रांग होती है। तीसरा ये जो कहते हैं कि बैठकर अपने को कुछ आसन करना चाहिए, जिसमें आसन में है हमारा मंडूकासन है और उष्ट्रासन है, अर्धचंद्र आसन है। तो इस तरह से वो करेंगे। जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग है वो सिर्फ सूक्ष्म आसन करेंगे। तो सूक्ष्म आसन से भी बहुत सारे हमारे पैरों का फ्लेक्सिबल होता है और साथ में एक्सरसाइज भी होती है। और उसी तरह से फिर हम पेट के बल लेटकर जिसमें है हमारा भुजंग आसन का 2 पोज, ऐसे तो भुजंग आसन का 4 पोज है पर 2 पोज को हम करें, जिसमें एक अभी ये तत्कालिक रूप से आया है कि हम जो भुजंग आसन में सामने एक छाती के ऊपर तकिया लगाएं, पेट के बल जब लेटते हैं तो, और एक पेट के पास लगाएं। तो और उस तरह से हम हाथ को उठा के और लंबी लंबी सांस लेंगे और उसके साथ में अगर हम प्राणायाम भी साथ में करते हैं तो हमारा लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए वो बहुत ही लाभदायक है। उसी तरह से भुजंग आसन का जो त्रियक भुजंग आसन बोलते हैं, जिसमें थोड़ा पैर को फैला के हाथ के माध्यम से पीछे देखते हैं, थोड़ी देर के लिए 10 की गिनती तक रखें, दूसरे तरफ से फिर 10 की गिनती तक हम रखें, सांसों को लेकर और सांसों को छोड़कर। तो सांस को लेते हुए और सांस को छोड़ते हुए। तो इस तरह से अगर हम ये करते हैं और उसके बाद जो है हम पलट के जब करते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के, जैसे हम थोड़ा सा वर्कआउट के लिए हम पादवृत्तासन करें, साइकिलिंग करें और इतना पादवृत्तासन, साइकिलिंग, उत्तान पादासन के जो नाम है, पैर को उठाते हैं 1 फुट की दूरी पे और थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तो ये तो हो गया आसन। इस आसन के साथ साथ में मेन थिंग है या मेन सब्जेक्ट है जो प्राणायाम। आप सभी को पता है कि प्राणायाम जो है आप 8 प्राणायाम है। अब उस 8 प्राणायाम को जो हम चक्रों के शोधन के साथ करते हैं, जिसमें बोलते हैं 8 प्राणायाम को अष्टांग योग में कहा गया है। 8 प्राणायाम को जो हमारे बॉडी है
इस बॉडी को अगर हम भाग में बांटते हैं तो 3 भाग के रूप में हम बांट सकते हैं। एक हमारा है पेट का, पूरी जितनी भी यंत्रणा है, जितने भी हमारे वो है ऑर्गन है, और दूसरा है हमारा चेस्ट का, तीसरा है हमारा ब्रेन का। आज के डेट में ज्यादा हमारे को अभी के जो प्राणायाम करना है वो ज्यादा अपने को चेस्ट का और ब्रेन का करना, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पहला प्राणायाम कहते हैं जिसको हम बोलते हैं भस्त्रिका, तो भस्त्रिका को सभी जानते हैं, अगर नाम से जानते हैं और नहीं करते हैं तो इस तरह से हम हाथ को किसी भी एक मुद्रा में कर लें, कैसी भी एक स्थिति में बैठ जाएं, और अगर हम पद्मासन में, सुखासन में, या सीधा रीढ़ की हड्डी को इस तरह से करके नीचे बैठ जाए, कोई चीज बिछा के, और नहीं बैठ सकते हैं तो हम कुर्सी पे बैठ जाए, सीधे बैठ जाए, और हम भस्त्रिका प्राणायाम करें। तो भस्त्रिका प्राणायाम को हम पूरी लंग्स के जो पूरी रिस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा बढ़ाने के लिए पहले हम पूरे श्वास को लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। जब सांस को हम लेते हैं तो पूरा डायफ्राम सिस्टम को पूरा हमारा पूरा चेस्ट जो है तन जाता है, और फिर छोड़ते हैं तो वो एक संकुचन और प्रसारण होता है। जब संकुचन और प्रसारण होता है तो वो पूरा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात होती है। जब हम पूरे सांस भरते हैं तो ऑक्सीजन को खींचते हैं, इस वायुमंडल के ऑक्सीजन को लेते हैं नाकों के माध्यम से, और हमारे जो पेट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम जब छोड़ते हैं, तो इस तरह से इसको करते हैं तो वो क्या है कि हमारा वो लंग्स तक जो है पूरे नासिका से लेके पूरे लंग्स में, नाक, आपके गला से लेके पूरे चेस्ट तक जाता है। तो ज्यादातर आज के डेट में हमको कि इस प्राणायाम को ज्यादा करने की कहा जा रहा है। उसमें भी इस प्राणायाम को हम 3 तरह से कर सकते हैं। अगर हम बुजुर्ग हैं या हमारे कोरोना से कोई सफरिंग शुरू हो रहा है तो धीरे धीरे श्वास को लें, आंख को बंद करें और सांसों के ऊपर ध्यान करें, और सांस को लेते हुए मन में एक सकारात्मक विचार करते हुए आप सांस को लेंगे, और सांस को छोड़ते हुए भी सकारात्मक विचार करते हुए मन में एक भावना। कहते हैं कि जो कोई भी योग करता है तो उसका लाभ, कुछ लोग बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लाभ हुआ, कुछ लोग बोलते हैं मुझे लाभ तुरंत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके प्रॉपर वो विधि नहीं जानता या प्रॉपर वो विधि नहीं करता। उसके बाद जितना टाइम तक करने के बाद बोलते हैं उतना टाइम तक नहीं करता, और पूरी आस्था के साथ नहीं करता। पता नहीं मुझे ठीक होगा कि नहीं, बोल तो दिए हैं। तो ये एक चीज होता है। और तीसरा है ये आपके समर्पण भाव से अगर पूरी हम किसी चीज को करते हैं तो उसका पूरे आस्था विश्वास के आधार पे तो उसका ज्यादा फायदा होता है। तो मैं अभी जो बताने जा रही थी कि आपको भस्त्रिका को आप 3 स्थिति में कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं एज के हिसाब से। यंग है तो हम धीरे धीरे करेंगे तो ऐसी सांस को लेंगे और सांस को छोड़ेंगे, और जोर से करेंगे, मध्यम गति से करेंगे तो थोड़ा सा और लंबा करेंगे। 2.5 सेकंड में सांस लेंगे, 2.5 सेकंड में सांस को छोड़ेंगे। उसी तरह से अगर हम तीव्र गति से करते हैं तो ऐसे अगर करते हैं तो हमारे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हमारे अंदर में होता है। जैसे कहते हैं कि जो 3 करोड़ जो हमारा ये लंग्स में पूरे छिद्र है, जो मधुमक्खी के छत्ता की तरह, उसमें से जो हमारा लंग्स आज के डेट में अगर स्वस्थ मनुष्य भी है तो उसका 1/4 हिस्सा ही उसका लंग्स का काम करता है, जब पूरा स्वस्थ है तब भी, मतलब पूरा छिद्र काम नहीं करता है। तो अब क्या होता है कि ये जो छिद्र है जो बंद हो जाता है, रूम छिद्र, उसके जो मधुमक्खी के छत्ता के समान जो रहते हैं, उसके कारण से हमारा लंग्स का प्रॉब्लम होता है। तो हमको लंग्स को खोलना है। तो उस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारा लंग्स जो है वो पूरा शुद्ध होता है और उसमें वायु ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाती है। तो ये प्राणायाम है। और दूसरा, इस प्राणायाम को हमको कब करना चाहिए? इस प्राणायाम को हम सुबह शाम तो करें। अगर जो प्रिकॉशन रखते हैं
जो लोग कहते हैं कि मुझे ना हो कभी इसी तरह से कोई प्रकार के वायरस, किसी प्रकार के मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तो 2 टाइम करें, और आज के डेट में हमें 2 से 3 टाइम करना चाहिए, और उसको टाइम है 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक करना चाहिए। अगर रोग ग्रसित हो गया है, महामारी कोरोना से ग्रसित हो गया है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मुझे फील हो रहा है कि मेरे को बुखार आ रही है, मुझे फील हो रहा है कि मेरे को सर्दी हो रहा है, आधा डर भी बना हुआ है आदमी में कि कहीं मेरे को कोरोना तो नहीं हो गया, जबकि उसको सर्दी खांसी है मान लो, या हो भी गया है, और वो इसको उस तरह से अपने घर में होम क्वारंटाइन में रह के इसको अगर आत्मविश्वास के साथ करता है, तो वो अगर कोरोना उसको थोड़ा बहुत होने को आए रहता है या सिम्टम्स थोड़ा दिखाते रहता है, तो वो अगर इसको 5 से 10 मिनट 15 मिनट अगर कर लेता है थोड़े रुक के, तो उसके कोरोना का जो सिम्टम्स है धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है और आता है चले जाता है। जैसे अगर ये हमारे को अगर स्थिति दिख रही है कि बढ़ रही है तो बात अलग है, किंतु हम बहुत सारे चीज को हम कोरोना को अपने घर से भी मात दे सकते हैं। दूसरा प्राणायाम है, हम कपालभाति करते हैं। कपालभाति इसलिए करते हैं कि कपाल माने माथा होता है, भाति माने होता है चमकना। ये हम पेट से बात की करते हैं, तो पेट को हम इसको सिकुड़ते हैं, प्रसारण करते हैं, तो हम सिर्फ सांस को बाहर करते हैं, सांस को बाहर करते हैं। तो जब सांस को हम बाहर करते हैं तो सांस के बाहर करने से हमारे अंदर में जो विजातीय पदार्थ की कोई भी है वो बाहर निकलता है। तो कपालभाति, इसका भी 3 तरीका है जो अभी बताई आपको। पहले सामान्य गति, मध्यम गति, स्पीड गति। 1 मिनट में हमें 60 बार करना है, और अगर स्पीड में करना है तो 80 बार करना है, और स्पीड में करना है तो 180 बार करना है। फिर किसको नहीं करना है, किसको करना है, हार्ट से प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करे। अगर लंग्स में हमारे को 6 महीना के पहले ऑपरेशन हो गया है, 6 महीना के पहले का ऑपरेशन है, तो उसको धीरे धीरे करें। और 1-2 महीना ही अगर हमारा कोई चेस्ट का कोई पेट का ऑपरेशन हुआ है, तो उसको बिल्कुल इसको एकदम ही ना करें, या करें तो 0% के धीरे सांस ले, धीरे से सिर्फ सांस को धीरे छोड़ें। इस तरह से इसके प्रिकॉशन के साथ में कपालभाति को करें। अब ये है, कपालभाति से ज्यादा जरूरी है हमको अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना, ये है श्वास और प्रश्वास की गति। तो खास करके अभी जो कोरोना के टाइम है उसमें हमको श्वास की गति के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वायरस जो है ये पूरे उसमें है। इसलिए अपने को श्वास को लेना, और तो क्या करना है, ये जो दायां हाथ है इसको, इस अंगूठा है और 2 उंगलियां है मध्यमा और ये आपका अनामिका, इसी उंगली के माध्यम से पहले दायां नोज को हम दबाएंगे और बायां नोज से सांस को भरेंगे। अगर हम 2.5 सेकंड में सांस लेते हैं तो 2.5 सेकंड में सांस छोड़े। इसका मतलब होता है सांस के रिदम है वो दोनों को एक होना चाहिए। अगर मान लो मैं 10 की गिनती तक कर रही हूँ, लंबा खींच रही हूँ, तो 10 की गिनती तक छोड़े। इस तरह से इसको कम से कम 10 से 15 मिनट करें। इस प्राणायाम को हर व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए कोई, जैसे कपालभाति के लिए कहते हैं कि 4 घंटा खाना खाने के बाद हो या पेट खाली हो, किंतु ये जो प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को आप कभी भी कर सकते हैं। आप तो इस प्राणायाम से अभी जो प्लस दिख रहा है, जो लोग इस अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं उसमें उसका बहुत पॉजिटिविटी आ रहा है। एक तो सबसे पहले ये है कि ये प्राणायाम ही है लंग्स के लिए, ये प्राणायाम ही है हमारा पूरी जो इस लंग सिस्टम को, इसमें जैसे श्वास प्रश्वास की है, जो हमको कोई दमा है या किडनी की प्रॉब्लम है, तो ये सारे चीज में ये प्राणायाम बहुत काम करता है। सकारात्मक विचार होता है, हमारा IQ लेवल बढ़ती है, तो इसलिए इस प्राणायाम को संजीवनी प्राणायाम के रूप में इसको नाम दिया गया है। और इसको हर व्यक्ति कर सकता है, 5 साल का बच्चा से लेके आपके युवा से लेके बुजुर्ग व्यक्ति सब लोग कर सकते हैं। तो ये एक प्राणायाम है। अब इसमें बात ये है कि हम थोड़ी सी प्राणायाम और करते हैं जिसको बोलते हैं भामरी और उल्टी। तो थोड़ा सा इसको बात करके इसको बंद करना चाहूंगी। ये भामरी है जिसमें हम पूरी भौरे की तरह, मैंने शुरू में भी बताई कि हमारा 3 पार्ट है,
जो पेट है, चेस्ट है और ब्रेन है। तो अब हम जो पहले किए प्राणायाम, जो कपालभाति किए वो पेट के लिए, और भस्त्रिका की वो हमारे चेस्ट के लिए, अनुलोम विलोम की हम चेस्ट के लिए। अब जो करने जा रहे हैं 2 प्राणायाम, जिसका नाम है आपका भामरी और उद्गीत। तो भामरी और उद्गीत में हम प्राणायाम करेंगे। तो ये इस तरह से भौरे की तरह हमारा अष्ट चक्र है, हमारा 9 द्वार है। शरीर में जो 9 द्वार है उसमें जो बाहर निकलने के लिए विजाती पदार्थ, तो हम ये 2 कान, नाक, आंख और पूरे को बंद कर देते हैं और भौरे की तरह यहाँ पर गुंजन करते हैं। तो ये हमारे जो बारीक बारीक नसें हैं ब्रेन में, उसमें एक ऑक्सीजन जाता है और उसके कारण से हमको सकारात्मक हमारे मन में आता है। हमारा जो क्लॉटेस होता है कोई भी प्रकार के, वो खुलता है और साथ में हमारा पूरी ब्रेन का पूरा नर्वस सिस्टम ठीक होता है। तो इसी के साथ साथ में एक और प्राणायाम है जिसको बोलते हैं उद्गीत। ये ध्यान से रिलेटेड है। तो ये उद्गीत भी हम उसी तरह करते हैं। ये हमारे ये चक्र है, इस चक्र को ध्यान में करते हुए, क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी चक्रों का जिस तरह पानी का चक्र होता है, करंट उत्पन्न होता है, ऐसे ही हमारे शरीर में भी चक्र है। 8 चक्र है। जो 2 चक्र हमारा मूलाधार और स्वादिष्ठान योनि के नीचे है, और तीसरा चक्र है नाभि, जिसको बोलते हैं मणिपुर चक्र। चौथा है चेस्ट, जहाँ पर हृदय चक्र। 5वां चक्र है यहाँ मनीष चक्र, जो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है। और 6वां जो चक्र है ये हमारा क्या है, आपका आज्ञा चक्र, गुरु चक्र बोलते हैं। और इस तरह से सहस्रार्थ ये अंत चक्र है। तो इस तरह से अष्ट चक्र, यहाँ पर एक ललना है, वो एक चक्र है। तो ऐसे ही करके हमारा है। और एक है चौथा 5वां चक्र है हृदय अनहत। तो अनहत चक्र, इस तरह से 8 चक्र है। तो हम जो प्राणायाम करने जा रहे थे, अभी मैं जिसको बात कर रही थी उद्गीत, उसमें हमारा ये जो है आज्ञा चक्र को, विशुद्धि चक्र जिसमें आज्ञा चक्र को हम ध्यान करते हैं और साथ में आपका करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो सकारात्मक विचार आती है और साथ में हमारे रोग है, अंदर में जो विकार है, वो सारे दूर होते हैं। अंतिम जो हम बात करते हैं प्राणायाम की, जिसको प्रणव मतलब होता है ध्यान। तो ध्यान आज के डेट में हमें मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है। क्यों? कि कोरोना काल में हम लोग इतना करने के बाद भी डरते हैं। डरते इसलिए है कि थोड़ा सा भी आज के डेट में कहीं पर भी थोड़ा छींक आया, थोड़ा सा भी सर्दी आ गया, तो सामने वाला भी और अपन भी बोलते कहीं मेरा तो कोरोना नहीं हो गया। तो इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो योग में ये बताते हैं कि हम योग प्राणायाम के साथ में है, और दूसरा है हमारा आयुर्वेद के साथ में है, और तीसरा है यंत्र। तो जो योग और प्राणायाम से हम अपने शरीर को पूरी तरह से मजबूत बनाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। आसन करते हैं तो हमारा एक्सटर्नल बॉडी ठीक होता है। हर बॉडी के जो भी हमारा लचीला है, जहाँ से जोड़ है, वो सारे चीज में से गैस और वो सारे विजाती पदार्थ बाहर होते हैं। और प्राणायाम से हमारा एक्सटर्नल जिस तरह से सॉफ्ट और हार्डवेयर के रूप में दोनों काम करता है। तो ये प्राणायाम के रूप में है। अब मैं आप लोगों को इसको जोड़ के साथ में कर रही हूँ, थोड़ी सी आयुर्वेद चिकित्सा की बात कर रही हूँ, क्योंकि आज के डेट में ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। अगर मान लो हमें हो ही जाता है, कोई भी प्रकार के रोग हो जाता है, तो उसके साथ साथ में हमें आयुर्वेद औषधि का भी ग्रहण करना चाहिए। तो आज के डेट में हम लोग जो बात कर रहे हैं, योग में बात कर रहे हैं कि काढ़ा पीने के लिए बात कर रहे हैं। काढ़ा जिसमें बनाने की विधि सबको मालूम है। तो उस काढ़ा में सबसे ज्यादा गिलोय की महत्व है। गिलोय मतलब अमृत, अमृता जिसको बोलते हैं। तो वो गिलोय को हम 2 तरह से तैयार कर सकते हैं। एक कूच कर सकते हैं। कूच कर अर्थात मतलब गिलोय को हम रात को भिगो दें, कुचर के थोड़ा सा कूच लें और रात को पानी में डाल के सुबेरे उसको हम पका लें, जिसमें हम तुलसी डाल लें और काली मिर्च डाल लें, अदरक डाल लें, हल्दी डाल दें और उसको पका के पिए। तो हमारा ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमारा बढ़ेगा।
तो ये आयुर्वेद में एक औषधि है जिसको हम काढ़ा बात कर रहे हैं। दूसरा, आयुष विभाग ने भी दालचीनी, आपकी हल्दी, आपके क्या बोलते हैं अदरक, इसको काली मिर्च, इसको लेके भी काढ़ा बनाया जा सकता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं काढ़ा के साथ साथ में भाप की बात कर रहे हैं, जिसमें हम अपने और एलोपैथिक में भी बोल रहे हैं, होम्योपैथिक में भी, सभी में बोल रहे हैं भाप को लेने की बात। तो जो भाप लेते हैं वो नेचुरल भी भाप ले सकते हैं, या उसमें कोई थोड़ी सी विक्स है, या आप कोई प्रकार के बाम है, या आपके छोटा सा जो कैप्सूल आता है वो भी डाल सकते हैं। नहीं, अन्यथा सिर्फ भाप को सिर्फ आप लीजिए। पानी को अगर हम देसी टाइप से बात करते हैं तो बॉटल में पानी, कोई बर्तन में पानी करके ढका के उसके अपन नाक से और मुंह से सांस लेंगे तो जो भी हमारा यहाँ कफ है या हमारा कोई भी वायरस है वो सब पूरी गल के अंदर हो जाता है, पेट में चले जाता है, तो अपने आप ऐसे ही गल जाता है, क्योंकि पेट इतनी उदगनी है उसमें कि वो वहां तक तो जा ही नहीं पाता, यहीं तक कि लंग्स में ही चले जाता है। तीसरी जो हम बात कर रहे हैं आपकी तेल डालने की बात कर रहे हैं, जिसमें अभी पतंजलि ने जो निकाला है अणु तेल, पतंजलि ने जो निकाला है अणु तेल, वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके। और दूसरा हम घर पे बात करते हैं तो देसी जो हमारा सरसों तेल की बात करते हैं, सरसों तेल को अगर 2 बूंद 3 बूंद नाक में डाल दो, इतना झनझना जाता है कि आप थोड़ी देर के लिए प्रतिदिन 2 से 4 बूंद आप डालिए सुबह शाम। तो इस तरह से आपका ये हो गया आपका। और उसके बाद औषधि में आप जो अलग अलग बना हुआ है, जिस तरह से अगर हमें आयुर्वेद में बहुत सारी औषधि है, अगर हमारे चेस्ट से संबंधित है, लंग से संबंधित है, स्वसारी से लिक्विड का भी है, और जो उस तरह से है, और हमारे को गिलोय घनवटी भी है, और अगर बुखार आ रहा है तो जरनाशक है, और बुखार के साथ में हम लोग प्रिवेंशन घनवटी है। इस तरह से बहुत सारे दवाई है जो आयुर्वेद में दिया जा रहा है। लक्ष्मी विलास है खांसी के लिए, अलग अलग प्रकार के मेडिसिन के ऊपर ज्यादा मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये सभी को मालूम है कि कौन कौन सा मेडिसिन ज्यादा खाते हैं। अब जैसे ये हम लोग कहते हैं कि भाई एलोपैथिक में साइड इफेक्ट के लिए भी एक गोली देता है, कि एक तो ठीक करने के लिए देते हैं और एक साइड इफेक्ट को दबाने के लिए, साइड इफेक्ट ना हो करके दिया जाता है। तो उस तरह से इसमें आयुर्वेद में आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जो भी होगा उसका पूरा 100% उसका लाभ होता है। अब तीसरी हम जो बात करेंगे यज्ञ चिकित्सा विधि की। यज्ञ चिकित्सा विधि ये है कि हम भारत के लोग यज्ञ को, पूजा पाठ को आध्यात्म से जोड़ते हैं और पूर्ण विश्वास करते हैं। तो यज्ञ चिकित्सा विधि से हम जो हवन डालते हैं, जैसे गूगल है, गूगल में इतना ऑक्सीजन होता है कि गूगल डालो और थोड़ी सी घी डाल दो। अगर मान लो हम अपने घर में गाय का शुद्ध उपला या गाय का जिसको कंडा बोलते हैं, हम ज्यादातर वो गाय जो होती है देसी गाय, जो गाय बाहर जाके आपका गोबर देती है, वो गाय के गोबर को ले आए, उसके सूखा हुआ कटरा को, और उसमें हम औषधि जो जिसको हम साकला बोलते हैं, वो हवन सामग्री को डाल दें, और उसके साथ साथ में ये गूगल को डाल दें, कपूर को डाल दें, और उसके बाद उस धुआं को हम पूरे घर में डाल रखें। तो उस धुआं से एक वैज्ञानिकों ने ये निकाला है कि उस धुआं से, जो मैं जो बता रही हूँ औषधि से, ऑक्सीजन की होता है, और उस ऑक्सीजन को हम घर में करते हैं। दूसरा ये, अगर हम वास्तुशास्त्र को तो नहीं बात करेंगे, पर उसमें पॉजिटिविटी आती है, एक सकारात्मक विचार आता है, और वो सकारात्मक विचार के कारण से हमारे घर में कोरोना का वायरस का कोई भी प्रकार का उसमें वायरस नहीं आता है, और उसके साथ साथ में हम सुरक्षित रहते हैं घर के अंदर में, बाहर में। तो इसको वायुमंडल में भी अभी बात किया जा रहा है कि वायुमंडल में भी इसको बाहर भी यज्ञ के माध्यम से किया जाए, ताकि वायुमंडल का भी शुद्धिकरण हो। तो इस तरह से योग और आयुर्वेद और आपके यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से हम पूरा कोरोना को पूरा समाप्त कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा
ये हमारा विचार इस योग के माध्यम से सकारात्मक जो विचार आता है, पॉजिटिविटी, वो बहुत सारे रोगों को ऐसी निदान मतलब दूर करता है। ये योग का कहना है और योग में होता ही है। तो इस तरह से हम इसको कोरोना को कर सकते हैं। अभी वर्तमान में मैं एक अनुभव बताना चाहूंगी। अभी हम लोग होम क्वारंटाइन में जो लोग हैं, इन लोगों को हम लोग वीडियो कॉलिंग के माध्यम से और अलग अलग गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन इन लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। मैंने प्रशिक्षण नहीं कहना चाहिए, उनको रोगों का इलाज कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कल हमने उड़ीसा में यशराज नाम के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका 85 4 दिन के पहले 85 उनका श्वास की वो था, बिना उसके ऑक्सीजन लगाए, ऑक्सीजन का वो। तो उस बच्चे को हम लोगों ने 4 दिन में उसका 97 तक ले आए। हालांकि वो वहां पर ऑक्सीजन लगाता रहा और बीच बीच में परमिशन लेके उसने 15-15 मिनट हम लोगों ने 4 बार उसको किए। तो दवाई एलोपैथी का लेता रहा, पर उसके आत्मविश्वास इतना कॉन्फिडेंट उसको बढ़ा और वो आज के डेट में उसके 97 इस तरह से 97-98 के करीब उनका गैस के जो वो है आपके ऑक्सीजन की मात्रा, उस तरह से ऑक्सीजन लेवल बढ़ा। तो ये इस तरह से भी हम लोग अभी सभी जगह अलग अलग सेवा दे रहे हैं पतंजलि के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। तो ये अभी यही हम लोगों को करना चाहिए। और तात्कालिक रूप से तो ठीक है, एलोपैथिक बहुत जरूरी है। एलोपैथिक क्योंकि आदमी जब बहुत ज्यादा पर ज्यादा हमको इसके ऊपर अगर करेंगे तो हम निश्चित तौर पे इस कोरोना से हम घर बैठ के सोशल डिस्टेंस रख के और सारे प्रिकॉशन को शासन की गाइडलाइन के अनुसार जितना भी बताया है वैज्ञानिकों के आधार पे, उसको हम प्रिकॉशन को करते हुए अगर करेंगे तो निश्चित तौर पे हम इस कोरोना से जो हमारी दूरी है उस रास्ते से हम बाहर होंगे। ये मेरा कहना है। अगर किसी को बहुत सही है हेमलता जी। सकते हैं दर्शक लोग, इसीलिए आज ये चर्चा जो कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके से योग का भी अपना योगदान है, एलोपैथिक का भी अपना योगदान है और सभी मेडिसिन का, होम्योपैथिक का भी अपना है, आयुर्वेद का भी अपना योगदान है। और जब सामने ऐसा समस्या आता है या जिस तरीके की महामारी आई हुई है जिसमें हर कोई आज के डेट में जिससे भी चर्चा करिए हर कोई डरा हुआ है कि आगे क्या होने वाला है। और फिर सरकार का एक फरमान आता है या सरकार की तरफ से एक आता है कि तीसरा भी वेव तैयार है, कब आएगा पता नहीं। तो लोगों के अंदर इतना ज्यादा भय है या मेरे जैसा आदमी भी भय में है कि बाहर निकलेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो उस कंडीशन में सकारात्मक जो वातावरण बनाने वाला बात है वो हर तरफ से, हर सभी डॉक्टरों की तरफ से भी है कि सारे लोग बात में अपनी बोलते ही हैं कि अपना मनोबल को बढ़ाए रखिए, अपने मनोबल को खोना नहीं है, मनोबल को बढ़ाए रखना है। आपस में चर्चा करके कितना सकारात्मक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। ये तो मेरे घर में भी जब हुआ तो मैंने भी देखा कि मनोबल सबसे ज्यादा टूटता है। बीमारी तो बाद में जितना नुकसान करता है उतना करता ही है, लेकिन मनोबल को बढ़ाने के लिए हम कितना अच्छे तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं या वातावरण बना सकते हैं वो बहुत जरूरी है। और उसमें बातचीत या बहुत सारा योग या जो भी माध्यम है, बहुत सारे माध्यम है, सबके सकारात्मक और सबकी भूमिका अलग अलग है। लगातार उत्सव सर के साथ तो मैं लगातार ही टच में रहा हूँ। इस बीच में हमारे बीच में होम्योपैथिक की डॉक्टर है हर्षिता मेहता जी, जिनके बारे में परिचय में बता चुका हूँ और काफी जगह पे अपने सामाजिक दायित्वों को भी निभाती रहती हैं। डॉक्टर अपने जगह पे है लेकिन सामाजिक दायित्वों पे आज जो हम लोग का पूरा पैनल है शायद कहीं ना कहीं समाज में अलग अलग भूमिका में भी है। तो हर्षिता जी को हम ये जानना चाहेंगे कि इस कोविड के दौरान होम्योपैथिक से क्या लाभ लिया जा सकता है। और वो एक मेडिसिन है एस्पिडो स्पेरमा ऐसा, जिसको कि व्हाट्सएप में बहुत सारा वायरल कर रहे हैं कि ऑक्सीजन अगर डाउन होता है तो इसका उपयोग करें, पानी में मिला करके ले तो ऑक्सीजन बढ़ सकता है। तो ये कितना सत्य है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्या क्या होम्योपैथिक में मेडिसिन है या क्या किस तरीके से होम्योपैथिक में इसका इलाज किया जा सकता है, ये
अगर जानकारी देती हैं तो दर्शकों के बीच में थोड़ा जो कंफ्यूजन होता है या सबके बारे में थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ता है तो लोग उपयोग करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा हर्षिता जी। अपना माइक ऑन कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं अपने पैनल में बाकी जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर उत्सव सर एंड हेमलता मैडम, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की। और हेमलता मैडम जी से मैं कहना चाहूंगी कि मैं खुद योग को अपने दैनिक जीवन में फॉलो करती हूँ और मुझे उसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिल रहा है। और भैया ने अभी जैसे बताया कि हर पैथी का अपना अपना योगदान रहा है कोविड के क्षेत्र में, और इसी तरह से हमारे होम्योपैथी में भी बहुत अच्छा इसका इलाज है। आयुष मंत्रालय ने होम्योपैथी में भी एक गाइडलाइन दी है। इसको यदि हम देखें तो हम इसको 3 तरह से हम होम्योपैथी में इस कोविड में लाभ ले सकते हैं। पहला तो है एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन, दूसरा है क्यूरेटिव, और तीसरा है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रिवेंटिव मेडिसिन की। और जैसे कि सोशल मीडिया पे भी आया है, लेकिन ये सही है कि ये आयुष मंत्रालय ने सजेस्ट किया है एक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम, जिसको आर्सेनिक एल्बम 30, जिसको कि हम एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन यूज कर सकते हैं कोविड या फिर कोविड की तरह सिम्टम वाले किसी भी इन्फ्लुएंजा वायरस की। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये क्लियर करना चाहूंगी कि लोग सोच रहे हैं कि ये आर्सेनिक एल्बम कोविड की प्रिवेंटिव मेडिसिन है, तो ये ऐसा नहीं है। ये कोविड या कोविड से हम लोगों की, क्योंकि होम्योपैथी जो है ये सिम्टम बेस्ड होती है, हमें डिजीज के नाम से मतलब नहीं होता, हम डिजीज के सिम्टम को कंसीडर करते हैं। तो जो पैंडेमिक में जो कॉमन सिम्टम्स मिले रिसर्च के बेसिस पे, जो मैक्सिमम पेशेंट्स पे स्टडी की गई, और उन लोगों के जो कॉमन सिम्टम्स, उन लोगों के जो मानसिक और शारीरिक सिम्टम्स थे, उसके बेसिस पे ये आर्सेनिक एल्बम दवा जो है ये निकाली गई है और इसका बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है। आर्सेनिक एल्बम 30 को एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन 3 दिन तक सुबह सुबह खाली पेट में लेना चाहिए, और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को यह नहीं लेना चाहिए, और 5 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, परिवार के सारे सदस्य इसे एक साथ ले सकते हैं, और 21 दिन के बाद इसकी एक डोज को रिपीट कर सकते हैं। कुछ लोगों का मैंने सुना है कि कुछ लोग जब से कोविड हुआ तब से ये आर्सेनिक एल्बम ले रहे हैं, 2-2 3-3 महीने लगातार इसका सेवन कर रहे हैं। ये बहुत गलत है किसी भी दवाई का इतना ज्यादा सेवन करना, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। तो इस तरह से ये इस दवा का इतना ज्यादा सेवन करना आपको कहीं ना कहीं आपके शरीर में फायदा तो नहीं बल्कि हानि पहुंचा सकता है। दूसरा है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में भी यदि मैं बात करूं तो हम इस कोविड को 3 भागों में कोविड के सिम्टम्स को डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो एसिम्प्टोमेटिक केस है, जहाँ पे पेशेंट को कोई खास सिम्टम्स नहीं होते, कोई खास परेशानी नहीं होती है, लेकिन उसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव रहता है। ऐसे केसेस में भी हम आर्सेनिक एल्बम 30 को दिन में 2 बार 3 दिनों तक दे सकते हैं, और इस डिजीज को प्रोग्रेस करने से हम यहाँ पे रोक सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं माइल्ड केसेस, जिसमें मरीज को साधारण सबसे पहले हल्का फुल्का गले में दर्द होगा, गले में खराश होगी, हल्की फुल्की सर्दी खांसी और हल्का बुखार आना, 99 या 100 जितना बुखार आना, हाथ पैर में दर्द होना, सूखी खांसी होना, इस तरह के जब सिम्टम्स रहते हैं, तो इस तरह के सिम्टम्स में हम आर्सेनिक एल्बम, रस्टॉक्स, ब्रायोनिया जो है वो सूखी खांसी में बहुत अच्छा काम करती है। तो अभी मेरे बहुत से पेशेंट इससे लाभ ले चुके हैं। तो इस तरह की जो दवाइयां हैं ये हम माइल्ड केसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा थर्ड जो कैटेगरी होती है, जिसमें मॉडरेट या सीवियर सिम्टम्स रहते हैं, जहाँ पे तेज बुखार आता है, हाथ पैर में बहुत ज्यादा दर्द, सर में दर्द, और किसी किसी को उल्टी दस्त होते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ऐसे केसेस में भी हम लोगों के होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयां हैं, जिसमें कि जलसीमियम है, कैम्फोरा है, चिनिनम सल्फ है, एंटिमटाट है,
और फेरमफॉस, इस तरह की दवाइयाँ हैं जो हम लोग होम्योपैथी में दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे फिर भी कहना चाहूंगी कि किसी भी दवाई को हम लोग सिम्टम्स के बेसिस पे देते हैं, मतलब एट अ टाइम पेशेंट को किस तरह के मतलब उनको क्या हो रहा है। कोविड होने के साथ साथ हर किसी का प्रेजेंटेशन डिजीज का अलग अलग होता है, तो हम उस सिम्टम्स की टोटलिटी बना के उसके ऊपर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कभी भी कोई भी होम्योपैथी दवाई बिना किसी डॉक्टर के सलाह लिए नहीं लेना चाहिए। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है पोस्ट कोविड। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में कई बार ये देखा जाता है कि लंबे समय तक स्वाद न आना या स्मेल ना आना, जो कि सामान्य है और ये कुछ दिनों बाद अपने आप वापस आ जाता है। बहुत ज्यादा कमजोरी रहना और सूखी खांसी लंबे समय तक बने रहना। ऐसे केसेस में भी हमारे होम्योपैथी में दवाइयां हैं, जैसे कि ब्रायोनिया है, नक्सोमिका और इसके साथ साथ इन्फ्लुएंजिनम एक ऐसी दवा है जो किसी भी इन्फ्लुएंजा लाइक डिजीज के बाद हम देते हैं, ताकि जो भी कॉम्प्लिकेशंस रह गए हो वो उसको पेशेंट को पूरी तरह से रिकवरी में हेल्प करती है। दूसरी चीज, जैसे कि आपने पूछा कि एस्पिडोस्पर्मिया जो आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पे बहुत ज्यादा चल रहा है, एस्पिडोस्पर्मिया एक मर्डर टिंचर है। यह एक बहुत ही अच्छी दवा है, ये एक तरह से लंग्स का टॉनिक है और ये हम ज्यादातर क्रॉनिक जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, हम उनको ये दवाइयाँ देते हैं। और ये दवाई का एक्शन ऐसा है कि ये जो रेस्पिरेटरी जहाँ पे कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो, ये उसको रिमूव करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से कार्बोलिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, ये उस कार्बोलिक एसिड के लेवल को कम करती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ता है और ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सेंटर्स को ये स्टिमुलेट करती है। तो ये दवाइयाँ जो है ज्यादातर तो हम क्रॉनिक एस्थमा के पेशेंट्स को ही देते हैं। यह दवाई कोविड के केसेस में दी जा सकती है, लेकिन यह एक सपोर्टिव थेरेपी के रूप में आप इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह एक ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूशन नहीं है, जैसा कि मीडिया में आ रहा है कि आप ऑक्सीजन ना लें, आपको ऑक्सीजन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, उसके बदले आप ये एस्पिडोस्पर्मिया का इस्तेमाल करें, तो ये गलत है। और ये ऑक्सीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा। यदि आपके ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो 90 से भी कम हो गया है, तो आपको ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के लिए जाना ही पड़ेगा आपको। लेकिन ये दवाई आप एक सपोर्टिव थेरेपी के रूप में ले सकते हैं। यदि आपकी बाकी दवाइयाँ यदि एलोपैथी में चल रही है, तो आप उसके साथ साथ इसका भी इस्तेमाल करें। इससे ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल जो है काफी हद तक ये मेंटेन किया जा सकता है। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जैसे कि आपने सर ने और मैम ने जैसा बताया, उसके होम्योपैथी में भी हम इंटीग्रेटेड अप्रोच को भी फॉलो करते हैं। जैसे कि उसमें है पानी की मात्रा आपको ज्यादा पीनी है, अपने बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करना है, आपका गला सूखना नहीं चाहिए, सूखे हुए गले पे वायरस जो है ज्यादा अटैक कर सकता है। और अगर आप पानी में गुनगुना पानी इस्तेमाल करें तो वो बहुत अच्छा है। और अब आपको यदि आप बाहर जाते हैं, पूरे टाइम पानी नहीं पी सकते, तो आप अपने गले को गीला रखने के लिए लौंग या फिर इलायची ऐसी चीजों का इस्तेमाल मुंह में रख के कुछ ना कुछ आपको, या फिर एक पेपरमेंट या टॉफी आप उसको चूस सकते हैं, जिससे कि आपका गला गीला रहे। भाप का इस्तेमाल आपको, यदि कोविड है या आपको नहीं भी है, जो लोग बाहर जाते हैं वो भाप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी बाहर से आने के बाद आप 10-10 मिनट के लिए दिन में 3 बार यदि आप भाप लेते हैं, तो आपके कोविड होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसके अलावा आपको पौष्टिक भोजन लेना है, प्रोटीन और मल्टीविटामिन आपको लेना है। और खट्टे फलों का आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। विटामिन सी से इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। और विटामिन सी की गोलियां जैसे लिमसी तो आजकल कॉमन हो गया है, कोविड के केसेस में लिमसी देते हैं। साथ ही यदि आप नेचुरल फॉर्म में लेना चाहें, तो जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, इस तरह का आप अपने खाने में और दैनिक दिनचर्या में इन चीजों का आप इस्तेमाल कीजिए, ताकि वो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा।
योग और प्राणायाम तो आपको करना ही है, आपको अपने बॉडी की मोबिलिटी बढ़ाना है। और जैसा कि मैडम ने बहुत सारे प्राणायाम के बारे में बताया, और एक बहुत ही सिंपल लंग्स की एक्सरसाइज है। अगर आपको प्राणायाम नहीं आता है, आपको करने का टाइम नहीं मिलता है, तो आप सिंपली बलून फुला सकते हैं। बलून फुलाने से भी हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। उसके अलावा सुबह सुबह 7 से 8 के बीच सुबह आपको धूप लेनी है, धूप में बैठना है आधे घंटे के लिए। उससे भी आपके बॉडी में विटामिन डी मिलता है और आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। बहुत बढ़िया हर्षिता। मैं थोड़ा डॉक्टर एक उत्सव जी बात से एक चीज और जानना है। संजय जी, एक बात डॉक्टर कहना चाह रही थी कि जो आपने पूछ रहे थे कि तनाव और कमजोरी के लिए खान पान की जो बात कर रहे थे, तो उसमें ये है कि अभी वर्तमान में हम लोग जो क्या है, रात को मुनक्का और अंजीर को रात को भिगो के दूध में भिगो दें या पानी में भिगो दें और सुबह खाएं। और साथ ही साथ में आपका खान पान के साथ साथ में आपको जो मैडम ने बताया है विटामिन सी के लिए, वो बहुत ही कारगर है। और उसके साथ साथ में जैसे नींद नहीं आ रहा था, अभी वर्तमान में हम लोगों के यहाँ 2 ऐसे पेशेंट हुए जिनको नींद नहीं आ रहा था। तो ये बताया गया है कि अगर आप 1 पाव के करीब अंगूर रात को खाएंगे, क्योंकि ये सिम्टम्स हुए हैं लोग, और उसके बाद जो उनके असर दिख रहा है जो रिएक्शन के रूप में, तो उसमें ये बताना चाह रही हूँ कि ये हमको अंगूर को सेवन करना चाहिए, अंगूर को, और साथ ही साथ में ये मुनक्का और अंजीर का, तो ये बहुत ही अच्छा है उनके लिए। ये मैं एक बात बताना रह गया था जी मेरा। जी जी। उत्सव सर, आपसे 2 चीज जानना था जो अभी वर्तमान में चल रहा है और एम्स में शायद भर्ती भी है। तो ब्लैक फंगस वाला जो मामला है, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को, क्या स्थिति है उसकी? और देखिए, दूसरा था जहाँ कि जो, हाँ, सवाल मैं दोनों दे रहा हूँ। दूसरा था कि जो थर्ड फेज का बात कर रहे हैं कि बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं उनके बीच में जो लहर आने की बात हो रही है, तो उसके पूर्व की क्या तैयारी लोग करके रखें ताकि वो सामना न करना पड़े? जी सर। देखिए, जो आप लोग ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं, उसको नॉर्मल पेशेंट में घबराने की बात नहीं है। ये ब्लैक फंगस ऐसा नहीं है कि कोविड के टाइम आया है, ये पहले से भी था। ये जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, इसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, तो जब भी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इसकी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में इसका नहीं आएगा, मगर जैसे कि मैंने कहा कि इम्यून सिस्टम जब कमजोर हो जाता है, वो इम्यून सिस्टम कमजोर कैसे होता है? बीमारियों में होता है, या जब हम स्टेरॉइड्स का जो सेवन करते हैं, स्टेरॉइड्स जो हम ले रहे हैं, अब वो लंबे टाइम तक अगर हम लेते रहते हैं, तो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हो जाती है। तो ये इन्फेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। जैसी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इसका एक फ्लेयर अप हो जाता है। तो नॉर्मल इंडिविजुअल में इसको इस बात के लिए नहीं घबराना है। आप घर में हैं, आपको नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी अगर सही है तो आपको नहीं होगा। ये मोस्टली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या जो कीमोथेरेपी पे हैं, या लॉन्ग टर्म ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, उनको यूजली ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स या एचआईवी वाले पेशेंट जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट रहता है, उनको होता है। और अभी जो लोग आईसीयू में एडमिट होते हैं और जो रहता है, उनको काफी लंबे टाइम से अगर हम वो दे रहे होते हैं, लंबे टाइम तक अगर हम स्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और ये बॉडी उनके आगे रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है। तो कॉमन लोगों को ये ब्लैक फंगस के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही है कि ओवर द काउंटर दवाइयाँ ना खरीदें और लॉन्ग टर्म उसका सेवन ना करें। तो भी हर चीज़ों के मैडम ने भी सब जगह आप सब मैंने यही बताया कि हर दवाइयों का जो है वो एक्सपर्ट से पूछ के ही लें। ओवर द काउंटर फार्मासिस्ट को क्या है, उसने आपने बोला और उसने दे दिया, तो वो ओवर द काउंटर ड्रग्स का। और स्टेरॉइड्स पर्टिकुलर, जब भी कोई पेपर में कुछ भी न्यूज आता है स्टेरॉइड्स
हेल्पफुल है तो लोग उसको खरीद लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं, तो उन चीज़ों को नहीं करना है। और बहुत तो अगर प्रिवेंशन में अगर डायबिटिक पेशेंट हैं प्रिवेंशन के लिए, तो अपना जो ओरल हाइजीन है उसको सही रखना है। सॉल्ट वाटर गार्गलिंग कर सकते हैं, नहीं तो क्लोहेक्सिडिन माउथ वॉश से अगर अपना ओरल हाइजीन सही रखेंगे, ये ब्लैक फंगस होने के साथ। और जो थर्ड वेव की बात कर रहे हैं कि बच्चे इन्वॉल्व होंगे, वो अभी तो समय आएगा उसमें पता चलेगा कि क्या है। मगर सेकेंड वेव में भी अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे केसेस में बच्चे ही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन थे। वो आपस में खेलने के बाद जो बच्चे घर इधर उधर खेल रहे थे, वो आपस में वो इन्फेक्शन लेके आ रहे थे, वो खुद रिकवर हो जा रहे थे, मगर उनसे जो इन्फेक्शन उनके ग्रैंड पेरेंट्स को या पेरेंट्स को आ रहा था, वो थोड़ा सा सीरियस जनक बात थी कि वो उससे वहां फैल सकता था। बच्चे आज के डेट में जितने भी बच्चे हुए हैं यहाँ इन्वॉल्व हुए हैं छत्तीसगढ़ में, बहुत कम ही फेटल हुए हैं। उनकी इम्यूनिटी और उनमें जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा हुआ है। अगर कहें तो जैसे कि अगर नॉर्मल कोविड पेशेंट के एडल्ट की रेशियो अगर कहें कि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल या रिकवरी 90-95% तक है, तो बच्चों में ऑलमोस्ट 98-99%। बस बच्चे क्या करते हैं कि उनको अपने घर वालों को स्प्रेड कर देते हैं। तो इसीलिए अगर बच्चे भी बाहर खेल, अभी तक क्या था कि पिछले फर्स्ट वेव में बच्चे को बहुत ज़्यादा लोग मास्क और उसको नहीं कर रहे थे कि बच्चों में नहीं होता, पर बच्चों में अब ये इन्फेक्शन हो रहा है। प्लस बच्चे एक ट्रांसमिशन का मोड कर रहे हैं, मतलब कि वो लेके आते हैं बाहर से। और बहुत सारे हमारे कलीग में देखा है, उन्होंने हॉस्पिटल में सारे नियम कानून सब कुछ follow किए, मतलब घर में बच्चे बाहर गए, उनको फीवर हुआ और उनसे पेरेंट्स को हो गया। तो बच्चों को भी वही एहतियात बरतना पड़ेगा जो हम पहले से बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। अगर बच्चे बाहर खेलने जा रहे हैं तो वहाँ उनको इनकरेज करना है कि मास्क पहने और ज़्यादा जितनी दूरी मेंटेन करें वही करें। फर्स्ट वेव आए, सेकेंड वेव आए, थर्ड वेव आए, तीन बेसिक प्रिंसिपल जो फर्स्ट वेव या डे वन से कहते आ रहे हैं, मास्क, डिस्टेंस और सैनिटाइजेशन, ये तीन ही बेसिक चीजें हैं, चाहे आगे आए या बाद में आए, हर जगह यही चीजें रहेंगी। अभी चौथा चीज, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन है, जिनकी नंबर आ रही है वो वैक्सीन लगाते रहें। बच्चों में 12 से 18 साल में ट्रायल शुरू हो गया है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड का ट्रायल शुरू हो गया है कि उनमें रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। एक बार ट्रायल का रिजल्ट आ जाएगा और वैक्सीन की अगर वो हो जाएगी, तो मे बी हम 12 से 15 साल के बच्चों 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाना शुरू कर देंगे। तो तब तक वही तीन बेसिक चीजें हैं जो हर डे वन से बोलते आ रहे हैं, अभी भी हम वही बोलेंगे। ये तीन चीजें की बहुत जरूरी है। यही हमको फर्स्ट वेव आए, सेकेंड आए या चौथा पांचवा वेव जो भी आए आ सकता है। यूजली जो पैंडेमिक इससे पहले है उसमें दो वेव की चर्चाएं हुई हैं, पर क्योंकि ये आगे म्यूटेशन काफी ज्यादा हो रहे हैं, थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब तक पूरी तरह से केसेस कम ना हो जाएं, एक पीरियड ऐसा आए जब बहुत मिनिमम केसेस आए, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि ये पैंडेमिक खत्म हो गया है। तब तक प्रिकॉशन लेते रहना पड़ेगा। नहीं, सही कहा आपने। हम लोगों को खुद की सुरक्षा और सतर्कता जरूरी है। और ये हम लोग देख भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, हर कोई जान भी रहा है। फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं या नहीं मानने वाले लोग हैं, जो अभी चर्चा में भी हम लोग बात कर रहे थे कि मास्क लगा रहे हैं तो आधा ही लगा के घूम रहे हैं, या फिर पुलिस वाले को देख के मास्क लगा ले रहे हैं, बाकी टाइम पॉकेट में रख रहे हैं। तो लापरवाह लोग भी हैं जो फैलाने में मददगार साबित हो रहे हैं। लेकिन आज की जो चर्चा थी और जो कंफ्यूजन बहुत सारा रहा होगा, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे, जो अलग अलग तरीके से सोच रहे थे या घर में बैठ के उस पर सोच रहे थे। ये लाइव पर चर्चा करने का मेरा मकसद भी यही था कि लोगों के बीच तक मैसेज पहुंचे, बहुत सारे लोग इसको सुनेंगे, जानेंगे। और ये चूंकि लाइव वीडियो है और ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा, इसी पेज पर रहेगा और बहुत जगह पे हम लोग सर्कुलेट भी करते हैं, तो काफी सारे लोगों तक इसको पहुंचाएंगे भी। तो वो जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां जो उत्सव जी ने दी है, अर्पिता जी ने और हेमलता जी ने दी है, जिसको लोग थोड़ा उपयोग कर रहे हैं और आपकी जानकारी मिलने के बाद शायद उसको और बेहद तरीके से उपयोग करेंगे, या फिर जरूरत पड़ा तो आपके साथ कंसल्ट भी करेंगे। और लोगों का अगर ऐसा डिमांड आया तो हम लोग शायद आगे फिर लाइव कार्यक्रम
करेंगे ताकि स्वतंत्र रूप से इस लड़ाई को मिल करके लड़े और इसको खत्म करने में अपनी भूमिका भी सुनिश्चित करें। मैं बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन चूंकि मैं भी बीमार पड़ा हुआ था, इसलिए इस कार्यक्रम को अभी जब मैं थोड़ा ठीक हुआ तो मैं बोला कि इसको किया जाए और आप सबसे बात किया और आप लोग एक ही बार में तैयार भी हुए। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइव कार्यक्रम में आने के लिए, और उम्मीद करूंगा कि आगे भी हम लोग मिल करके इसी तरीके से जितना ज्यादा लोगों को जानकारी दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं या सावधान कर सकते हैं, इसमें जितना मददगार हो सकते हैं उसका बनने का कोशिश करेंगे। तो एक बार हमारे तरफ से, धनुराव की तरफ से आप सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ जी संजय जी, आपका भी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सबको बुलाया और खास करके हमें महिला पतंजलि के इस योग के माध्यम से जन जन तक का पहुंचाने के लिए। तो ये एक हमारा गिलहरी की तरह एक छोटा सा अंशदान है। आप पिछले बार भी 1 साल तक इस सत्र को, अभियान को चलाए थे और हमारी गुजारिश है कि इस अभियान को इसी तरह से चलाते रहें ताकि बहुत सारे लोग जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लोग घर में हैं और कई ऐसी गलतफहमी में बसे हुए हैं, मन में धारणा बनाए हुए हैं, तो उनके जो भी ये देख रहे होंगे उनकी एक मतलब भ्रांति भी दूर होगी और निश्चित तौर पे कोई भी चीज दिखाते हैं तो उसका पॉजिटिव मतलब लोगों में असर आता है। तो आपसे निवेदन है कि इसको कंटिन्यू रखेंगे और डॉक्टर साहब जी ने बहुत सुंदर ढंग से हम लोगों को मार्गदर्शन दिए एलोपैथिक के रूप में और सोशल डिस्टेंस के रूप में, हमारी बहन हर्षिता जी ने होम्योपैथिक के रूप में। तो हम सब का आभार व्यक्त करते हैं इन टीम का और खास करके संजय जी का, जिन्होंने हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म में बुलाया और लोगों को संदेश देने के लिए कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम धन्यवाद। ये वीडियो हम आप लोग को शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे। जी जी जी।